हेलो। आज हम लोग अपनी चर्चा जो कि साइटोलॉजी पे है उसको और आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्टरी जो फैक्ट्स थे उन पे बातचीत की थी और पिछले दिन ही डिस्कस करते वक्त ये बात हमने कह दी थी कि इंट्रोडक्शन में भी अभी कुछ और बातें हम लोग देखेंगे। तो आज उन मुद्दों को देखने के बाद यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पे हम लोग अपने डिस्कशन को प्रारंभ कर देंगे। इट विल टेक टाइम। साइटोलॉजी एक ठीक ठाक लंबाई वाला चैप्टर होगा। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें ये शामिल होगा टाइप्स ऑफ सेल, लेकिन यहाँ जो टाइप ऑफ सेल होगा वो स्ट्रक्चरल बेसिस पे ये टाइप नहीं ली गई है। यहाँ पे जो टाइप लिया गया है that is on the basis of differentiation, how much differentiation is in a cell, उसके आधार पे यहाँ हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। उसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे थोड़ी सी बातचीत होगी और इसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। इसमें अब हम लोग सीधे मूव करें कि टाइप्स ऑफ सेल कैसे होंगे। देखो, जब कभी भी किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की चर्चा होती है तो ऑलवेज उसमें हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट टिश्यू सेल्स हैं, डिफरेंट टिश्यूज आर देयर। और अगर अलग अलग टिश्यूज होंगे तो इसका मतलब होगा कि उन टिश्यूज को बनाने वाले जो तमाम सेल्स होंगे उन तमाम सेल्स के द्वारा अलग अलग काम परफॉर्म किया जाएगा। देयर वुड बी वेरी क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग दोज सेल्स। अगर किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे तरह के टिश्यूज हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट टिश्यूज आर सपोज टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। तो उन टिश्यूज को बनाने वाले जो सेल्स होंगे वो अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करेंगे। तो कोई सेल अगर स्पेसिफिक काम को करता है तो डेफिनेटली उसमें उस काम के लिए स्पेशलाइजेशन दिखाई पड़ेगा। और ये जो फैक्ट है कि एक टिश्यू सेल दूसरे टिश्यू सेल से डिफरेंट होने जा रहा है, ये जो फैक्ट होगा, ये फैक्ट जिस जेनेटिक फिनोमेनन की वजह से होगी उसी को डिफरेंशिएशन कहेंगे। एक्चुअली डिफरेंशिएशन इज अपीयरेंस ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में परमानेंट डिफरेंसेस का अपीयर करना, ऐसे डिफरेंसेस का अपीयर करना जो उनको अलग अलग काम को कैरी आउट करने के लिए स्पेशलाइज्ड बनाता है, उसी जेनेटिक फिनोमेनन को हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे। डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म आपको नहीं देखना है, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चर्चा आप नहीं करेंगे। लेकिन उस ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ डिफरेंशिएटेड सेल्स ही दिखाई पड़ेंगे। यू विल फाइंड कि उनमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी होंगे, ऐसे भी सेल्स होंगे जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैरी आउट नहीं कर रहे हैं, विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, जिनमें डिवीजन की क्षमता जो होगी वो मौजूद होने जा रही है। तो ये जो फैक्ट है, इसी आधार पे हम लोग तीन कैटेगरी करेंगे सेल्स की। एक तो डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे और तीसरी जो कैटेगरी होगी दैट विल बी डी डिफरेंशिएटेड सेल। अब रही बात कि अनडिफरेंशिएटेड सेल किनको कहा जाए, तो जो सेल्स द सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, वैसी कोशिकाएं जिनमें डिवीजन की क्षमता होगी। और ये जो डिवीजन की क्षमता रखने वाले जो सेल्स होंगे उन्हीं सेल्स को हम लोग कहेंगे कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। जब कभी भी आप किसी प्लांट को लेकर के देखिएगा तो प्लांट में मेरिस्टेम की बात आपने जरूर सुनी होगी। जब प्लांट टिश्यू आपने पढ़ा होगा तो मेरिस्टेम जरूर आपने सुना होगा और उसमें ये बात आपको बताई गई होगी कि मेरिस्टेम is composed of cells which can divide, जो या तो अभी डिवाइड कर रहे होते हैं या उनमें पोटेंशियल है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। तो जो प्लांट होंगे उनमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे दे वुड बी रिप्रेजेंटिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और वहीं पे अगर एनिमल को लेकर के देखें तो वहाँ पे जो स्टेम सेल्स होंगे उन स्टेम सेल्स को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में रखेंगे। अब इसके बाद बात आती है किसकी, तो डिफरेंशिएटेड सेल्स की बात आती है। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स को कभी भी हम लोग कहेंगे कि दे आर पोस्ट माइटोटिक सेल्स विच हैव बिकम स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट पार्टिकुलर फंक्शन। पोस्ट माइटोटिक सेल यानी माइटोसिस के बाद बनी हुई कोशिकाएं
जो कि स्पेशलाइज्ड हैं किसी पार्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए। और ये स्पेशलाइजेशन क्यों आया? तो ये स्पेशलाइजेशन आया ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। तो जब कभी भी काम का बंटवारा होगा, अलग अलग काम अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स को अगर असाइन किया जाएगा, तो डेफिनेटली उस काम के असाइन होने के बाद वो जो सेल्स होंगे वो पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन दिखाएंगे। और ये जो फैक्ट है, यही फैक्ट हम लोग डिफरेंशिएटेड सेल में ऑलवेज पाएंगे। तो डिफरेंशिएटेड सेल के बारे में हमेशा याद रखिए कि पोस्ट माइटोटिक सेल्स होने जा रहे हैं एंड दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स टू कैरी आउट पार्टिकुलर फंक्शन। और ये इसलिए होता है क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली आप देखिएगा कि देयर विल बी डिवीजन ऑफ लेबर। एक और स्थिति आती है जिसे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। देखो, अगर कोई डिफरेंशिएटेड सेल है और वो डिफरेंशिएटेड सेल रिवर्ट करे, वापस आए और वापस वो अगेन दैट बिगिंस टू एक्ट एज, वो वापस आकर के वो अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल की तरह बिहेव करने लगे, द डिफरेंशिएटेड सेल रिवर्ट्स, वापस आता है टू बिकम अनडिफरेंशिएटेड सेल। इफ दैट बिगिंस टू बिहेव एज अनडिफरेंशिएटेड सेल, तो फिर ऐसे सेल्स को हम लोग डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कहेंगे। जैसे यहाँ कहा गया कि कोई डिफरेंशिएटेड सेल है और वो डिफरेंशिएटेड सेल पार्टिकुलर कंडीशन में अगर दोबारा डिवीजन कर रहा है, तो दोबारा डिवीजन, डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा डिवीजन अगर कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि दैट इज बिहेविंग एज अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो डेफिनेटली जो डिफरेंशिएशन की क्रिया हुई उसका रिवर्स एक प्रक्रिया हुई, डिफरेंशिएशन की ठीक उल्टी क्रिया हुई और उस उल्टी क्रिया को हम लोग डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो डी डिफरेंशिएशन के बाद जो सेल मेरिस्टेमेटिक होते हैं उन्हीं सेल्स को हम लोग कहेंगे कि दिस सेल्स आर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। खास करके प्लांट्स वगैरह में देखिएगा कि वहाँ जो पेरेनकाइमेटल सेल्स होते हैं, उन पेरेनकाइमेटल सेल्स में इस तरह का डी डिफरेंशिएशन काफ़ी कुछ दिखाई पड़ेगा। हालांकि पेरेनकाइमेटल सेल्स जो होते हैं वो पेरेनकाइमा बनाते हैं, जो कि एक परमानेंट टिश्यू माना जाता है। और परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा और किसी भी परमानेंट टिश्यू में आप देखिएगा कि जो सेल्स होंगे वो डिफरेंशिएटेड होंगे। हालांकि पेरेनकाइमेटल सेल्स में डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन काफ़ी कम माना जाता है। जब आप एनाटॉमी देखेंगे तो वहाँ पे इस मुद्दे पे बातचीत होगी। तो अगेन आई समराइज इट, जो बात अभी हमने कही वो ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तीन तरह की कोशिकाएं होंगी। एक जो कोशिका होगी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, उसके बारे में हमने कहा कि सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड डेवलपमेंट वुड बी नोन एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और ये चूंकि डिवाइड करने वाले सेल्स हैं तो डेफिनेटली मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होंगे प्लांट के और जो स्टेम सेल्स होने जा रहे हैं एनिमल के, उनको हम लोग यहाँ इस पे रखते हैं। और अगर हम बात करें डिफरेंशिएटेड सेल्स की, तो डिफरेंशिएटेड सेल्स आर पोस्ट माइटोटिक सेल्स व्हिच हैव बिकम स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। और डी डिफरेंशिएटेड के बारे में मैंने आपसे ये बात कही कि जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे वो ऐसे सेल्स होंगे जो पहले डिफरेंशिएटेड थे और उनका रिवर्सल हुआ फिर वापस अनडिफरेंशिएटेड वाले फॉर्म में। तो लेकिन उसे अब हम अनडिफरेंशिएटेड नहीं कर करके उसे हम लोग नाम दे रहे हैं कि वो क्या होगा, डिफरेंशिएटेड सेल्स होने जा रहे हैं। तो ये तीनों शब्द फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होंगे। प्रश्न की गुंजाइश बनती है लेकिन ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे नहीं है, बट डेफिनेटली इन शब्दों का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल आपके डिस्कशन में होएगा। अब यहाँ से आप बात करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी पे। देखो, जब फ्लो ऑफ एनर्जी की बात आती है तो उसमें हमेशा आप लेकर के देखिएगा कि जो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का है वो ये बात कहता है कि किसी भी सिस्टम में हमेशा डिसऑर्डरलीनेस बढ़ाने की एक टेंडेंसी होती है। किसी भी सिस्टम की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि देयर शुड बी इंक्रीज इन दैट टेंड्स टू इंक्रीज इट्स डिसऑर्डरलीनेस। वो अपनी डिसऑर्डरलीनेस को या इंट्रॉपी को बढ़ाने की कोशिश करता है, वो अपने डिसऑर्डरलीनेस को या इंट्रॉपी को बढ़ाने की कोशिश करता है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम, या जो लिविंग सिस्टम होगा उसके लिए भी ये बात क्या होगी, सत्य होने जा रही है। लेकिन जो लिविंग सिस्टम होता है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम होगा, इन बायोलॉजिकल सिस्टम यू ऑलवेज फाइंड ऑर्गेनाइजेशन बीइंग मेंटेन्ड एट एवरी लेवल। जब भी आप बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हर लेवल पे आपको दिखाई पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या किया गया है, मेंटेन किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग मेंटेन्ड।
तो अगर नेचुरल टेंडेंसी है कि डिसऑर्डरलीनेस बढ़नी चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, तो बायोलॉजिकल सिस्टम भी अपवाद नहीं है, दैट्स नॉट एन एक्सेप्शन। तो अगर वो एक्सेप्शन नहीं है तो फिर हर लेवल पे वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो, बायोमोलिक्यूल के ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर सब सेलुलर स्ट्रक्चर के मिलकर के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, सेलुलर से टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, ये जो तमाम अलग अलग लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे, एट एवरी लेवल यू आर गोइंग टू फाइंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बीइंग प्रेजेंट। अब प्रश्न है कि ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं, ये दोनों बातें कैसे रिकंसाइल की जाएंगी? अगर टेंडेंसी डिसऑर्डरलीनेस बढ़ाने की थी तो ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि टेंडेंसी भले एंट्रोपी बढ़ाने की हो, लेकिन अगर हर स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन है तो ये तभी संभव है जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करे, कलेक्ट करे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से एनर्जी को कलेक्ट करेगा तो फिर उस एनर्जी की मदद से वो हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, मेंटेन करने जा रहा है। एट एवरी लेवल दैट एनर्जी वुड बी यूटिलाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए एक सिंपल सा एनालॉग मैं लेता हूं जो बड़ा सिंपल है लेकिन बात को लगभग कन्वे कर देता है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक विद्यार्थी के रूप में अगर आपका एक कमरा है तो उस कमरे में चीजें जो होंगी वो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है कि जो भी बुक आपने निकाली, जो भी नोटबुक निकाला, वो उसको फिर वहीं पे रख देना, या फिर अगर आपने बिछावन पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिछावन पे ही अगर आपने बिछावन का इस्तेमाल किया है, सोए हैं, सुबह होती है तो क्या आपको इच्छा होती है कि वो बिछावन को बिल्कुल सलीके से ठीक ठाक कर दें, कमरा बिल्कुल ऑर्डर में रहे? सामान्यतः ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है। सामान्यतः आप तब तक उस कमरे को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं जब तक आपकी मम्मा या पापा आपके कमरे को देखने नहीं आए। अगर आपकी माँ थोड़ी टफ हो, पिता अगर थोड़े टफ हो, आपके कमरे को अगर वो देखें और अगर आपको ये पता है कि अगर उन्होंने ऐसे देखा तो आपको डांट पड़ेगी, तो जैसे ही आपको याद आएगा कि मम्मा अगर आ गई, पापा अगर आ गए, तो फिर बड़ी डांट पड़ने जा रही है, तो उनका डर जो होगा वो आपको बाध्य करेगा कि कमरे को व्यवस्थित आप कर दें। मोरलेस यही मैं कह रहा हूं कि सिस्टम की टेंडेंसी तो है कि डिसऑर्डरलीनेस या एंट्रोपी बढ़े, लेकिन वो लगातार एनर्जी खर्च करके ऑर्गेनाइजेशन को हर स्तर पे मेंटेन करेगा। और अगर लगातार एनर्जी खर्च करनी है तो डेफिनेटली एनर्जी हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम समवेयर। फ्रॉम वेयर द एनर्जी वुड बी कलेक्टेड? तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम होगा दैट विल ऑलवेज कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। हमेशा वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी कलेक्ट करेगा। एंड प्रिसाइजली फॉर दैट रीजन इट्स इम्पॉसिबल टू आइसोलेट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। यही वजह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप उसके सराउंडिंग से कट ऑफ नहीं कर सकते, नहीं काट सकते। संभव ही नहीं है कि आप उसे काट दीजिए और फिर वो सर्वाइव करे। अब प्रश्न ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, एक जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है, दूसरा हेटेरोट्रॉफ है। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, दे विल कलेक्ट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएंट, दे विल कलेक्ट रेडिएंट एनर्जी, इन फैक्ट दे विल कलेक्ट रेडिएंट एनर्जी। एंड सच ऑटोट्रॉफिक सेल्स, such autotrophic organism has photosynthetic cells। और ये जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगे उनमें मौजूद होने जा रहा है क्या चीज? दे हैव क्लोरोप्लास्ट। उनमें तुमको दिखाई पड़ेगा कि उपस्थित है क्या चीज? क्लोरोप्लास्ट है। तो जो रेडिएंट एनर्जी होगा दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, और फिर क्लोरोप्लास्ट उस एब्जॉर्ब की गई रेडिएंट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करके शुगर का फॉर्मेशन करेंगे, कार्बन को रिड्यूस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, और फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के बाद एटीपी बनेगा जो कि बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी के रूप में देखा जाएगा। अगर ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ है तो आपको पता है कि वो रेडिएंट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हमेशा फूड के रूप में, फूड देखो, फूड को जब कभी भी अगर आप डिफाइन करते हैं तो किस रूप में डिफाइन करते हैं? फूड इज ऑलवेज डिफाइंड एज ए सोर्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी दोनों का स्रोत माना जाता है क्या चीज? फूड। तो जो फूड लिया जाएगा उस फूड के डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट कोशिकाओं को मिलेंगे उन न्यूट्रिएंट को फिर ऑक्सीडाइज करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में, और अगेन एटीपी बनेगा जो कि बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी होने जा रहा है। तो जिसे हम लोग कहते हैं कि फॉर बीइंग अलाइव वी
नीड एनर्जी, तो ये जो एनर्जी का हमारे लिए जो यूटिलाइजेबल फॉर्म होगा वो यही एटीपी होने जा रहा है। तो वेदर ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, दे आर ऑलवेज गोइंग टू कलेक्ट एनर्जी। दिस एनर्जी मे बी रेडिएंट एनर्जी या दिस एनर्जी may be obtained from food that will be representing chemical form of energy। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा फ्लो दिखेगा एनर्जी का, हर तरह की कोशिका में ये दिखने जा रहे हैं। एवरी टाइप ऑफ सेल यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये फ्लो ऑफ एनर्जी हर कोशिका में दिखेगा, ये मैं थर्ड टाइम आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद आप लेकर के देखेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, दो तरह का कभी भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तुमको दिखेगा। एक जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे कि ये इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, और दूसरे को हम लोग कहने जा रहे हैं कि दैट विल बी एक्सट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जिसे आप इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे वो बेसिकली जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। जिसे आप इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, दैट वुड बी एक्चुअली जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इस जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होगा, देखिए सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, दिस एक्टिविटीज आर बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उस पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत सारे सिक्वेंशियल रिएक्शंस होते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ रिएक्शन सीक्वेंसेस, और ये जो रिएक्शन सीक्वेंसेस होंगे डेफिनेटली उसमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारा इंटरमीडिएट आपको दिखाई पड़ेगा। यू विल फाइंड लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बीइंग प्रेजेंट देयर। वहाँ ढेर सारा आपको इंटरमीडिएट मिलने जा रहा है। यहाँ जो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, वहाँ जो बहुत सारा इंटरमीडिएट आपको दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे आप पाइएगा कि ये जो इंटरमीडिएट्स हैं एक इंटरमीडिएट का दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्सन, या सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्सन थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट्स होगा। तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप की वजह से इस बात का खतरा होता है कि रिएक्शन बहुत स्लो हो जाए। तो इसको प्रकृति ने अवॉइड किया है, इसको प्रकृति ने इसका दूसरा रास्ता निकाला है। एट एवरी स्टेप कैटलिस्ट हैज बीन प्लेस्ड। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो केमिकली कैटलिस्ट आर प्रोटीन। तो जब कभी भी कोई सेलुलर एक्टिविटी की बात होगी तो सेलुलर एक्टिविटी के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रोटीन जो होगा कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, एंजाइम के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट निकाल रहा हूँ कि आखिर ये डाइवर्स टाइप्स ऑफ एंजाइम कैसे बनेगा। तो डाइवर्स टाइप्स के एंजाइम या प्रोटीन को बनाने की जो इंफॉर्मेशन होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन डीएनए। जो इंफॉर्मेशन होगा वो इंफॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट होगा, और ये जो डीएनए में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगा, दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू आरएनए। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, दिस वुड बी नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। उसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या होने जा रहा है, दैट विल बी नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए में इंफॉर्मेशन आया, दिस इंफॉर्मेशन जो आरएनए में इंफॉर्मेशन आया, इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाएगा प्रोटीन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में इसको कन्वर्ट करेंगे। And the process of synthesis of polypeptide chain or protein by utilizing the information present in RNA, RNA में जो सूचना मौजूद है उस सूचना का इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की जो प्रक्रिया होगी, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है, वी रेफर दैट वन एज ट्रांसलेशन। उस क्रिया को कहेंगे कि ये क्या होगा, ट्रांसलेशन होने जा रहा है। अब ये अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई तो दैट विल लीड टू सेलुलर एक्टिविटी, और तब सेलुलर एक्टिविटी आप देखिएगा कि वहाँ होने जा रही है। यही बात समराइज करके यहाँ पे बताई गई है। अगर आप इसको लेकर के देखें तो ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर हुआ, और इस सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर आप लेकर के देख रहे हैं कि डीएनए से इंफॉर्मेशन का फ्लो हुआ आरएनए में, और इसको मैंने कहा कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, इसको आप कहिएगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। जेनेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इसकी पर्याप्त डिटेल करेंगे। फिर इस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, वी रेफर दिस प्रोसेस एज ट्रांसलेशन, और फिर प्रोटीन के माध्यम से सेलुलर इफेक्ट्स आपको अलग अलग दिखाई पड़ने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर इफेक्ट्स वुड बी ऑब्जर्व्ड।
तो ये जो हुआ इसी को आपने नाम दिया हुआ है कि ये क्या है, वी रेफर दिस वन एज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होने जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि दिस इज इंट्रिंजिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो इंट्रिंजिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये होने जा रहा है। अब दूसरा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाई पड़ेगा, और ये जो दूसरा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक्सट्रिंजिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो देखो, जो एक्सट्रिंजिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो एक्सट्रिंजिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यूजुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ेगा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस एक्सट्रिंजिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो तमाम टिश्यूज हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है। तो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अलग अलग जो टिश्यूज हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सट्रिंजिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। अब इसमें प्रक्रिया कैसे होगी, तो देखो, जो एक्सट्रिंजिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा उसमें इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स वुड बी देयर। वहां आप लेकर के देखिएगा कि इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स रिलीज करने वाले सेल्स होंगे, और ये जो इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल हैं उसमें एक बहुत बड़ी कैटेगरी होने जा रही है इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स की, जिनको हम लोग नाम देंगे कि ये हार्मोन्स हैं। बहुत बड़ी कैटेगरी होगी इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स की, और उनको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, हार्मोन्स है। अब ये जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, ये हार्मोन पहुंचेंगे किसी न किसी जो उनका टारगेट टिश्यू सेल होगा, वहां तक ये पहुंचेंगे। हार्मोन्स या इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल हैज बीन रिलीज्ड, फिर उनको जो बॉडी फ्लूइड होगा उनको ट्रांसफर करके टारगेट टिश्यू सेल तक पहुंचाएगा। जब वो टिश्यू सेल तक पहुंचेंगे तो वो जो सेल्स होंगे दे विल बी हैविंग रिसेप्टर्स फॉर दोज इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स। उन इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल के लिए उसके पास क्या होगा, रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स मे बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, they may be cytosolic in nature or they may be present within the nucleus। जो इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल होगा उन इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल के लिए आप देखिएगा कि जो रिसेप्टर्स होंगे, दिस रिसेप्टर्स वुड बी प्रेजेंट इन, वो रिसेप्टर्स उपस्थित होने जा रहे हैं कहाँ पे, तो दिस इंफॉर्मेशन वुड बी प्रेजेंट इन, ये इंफॉर्मेशन, ये रिसेप्टर्स जो होंगे ये रिसेप्टर उपस्थित होने जा रहे हैं कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियस में हो सकते हैं। एंड वंस इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल वुड बाइंड विद रिसेप्टर, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स। अब ये जब रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स होगा तो बहुत सारे केसेस में, मैं नहीं कह रहा हूं कि इन एवरी केस, बहुत सारे केसेस में यू विल फाइंड कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अनदर कंपाउंड, और वो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग नाम देंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस वन एज सेकंड मैसेंजर। उसको हम लोग कहेंगे कि क्या होगा, तो सेकंड मैसेंजर उसे हम लोग कहने जा रहे हैं कि सेकंड मैसेंजर का फॉर्मेशन होगा। पहली बात हमने क्या कही कि इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल वुड कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेल ऑफ टारगेट टिश्यू, जो टारगेट टिश्यू है उसके सेल्स तक ये इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल पहुंचेगा, और इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल जब वहां पहुंचा तो दैट विल बाइंड विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सेल्स। रिसेप्टर की लोकेशन अलग अलग हो सकती है, और रिसेप्टर के साथ बाइंड करके देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स। एंड इन ए नंबर ऑफ केसेस, अगेन आई रिपीट इट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन एवरी केस, इन ए नंबर ऑफ केसेस यू विल फाइंड, बहुत सारे केसेस में आप पाइएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स के कारण एक और कंपाउंड बनेगा, और उस कंपाउंड को हम लोग सेकंड मैसेंजर कहेंगे। एंड द वेरी फॉर्मेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर लीड्स टू, द वेरी फॉर्मेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर लीड्स टू सेल्यूलर एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू मेडिएट द एक्टिविटी विद इन द सेल। उसकी वजह से, सेकेंड मैसेंजर के बनने की वजह से सेल के अंदर आप लेकर के देखिएगा कि एक्टिविटी दिखाई पड़ने जा रही है, सेल के अंदर एक्टिविटी जो होगी वो दिखाई पड़ेगी। अब ये जो घटनाक्रम है पूरा, इसी को आप कहेंगे कि एक्सट्रिंजिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। इसके लिए भी एक एनालॉग मैं नॉर्मली बताता हूँ कि जैसे आप कैंपस में अपने खड़े हैं और आपके पापा के मित्र उनसे मिलने आ गए, आपने उनको रिसीव किया, तो अगर आपके पापा से उनको कोई काम है
तो वो काम जब हो जाएगा तो वो एक्टिविटी है। और उनको मैं कहूँ, आपके पापा के मित्र जो हैं उनको मैं कहूँ कि वो क्या है, तो ही इज़ इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल। और वो जो एक इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल के रूप में आपने उनको रिसीव किया, तो आप किस रूप में काम कर रहे हैं, यू आर बिहेविंग एज ए रिसेप्टर। तो आपके पापा के मित्र आपके द्वारा रिसीव किए गए, तो आपका उनका जो इंटरेक्शन हुआ, इस इंटरेक्शन को हम कह सकते हैं कि टेम्पररी ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। सपोज वो आपसे आपकी बातचीत कर रहे हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है वगैरह वगैरह वगैरह। इन द मीन टाइम आपको अपना सिबलिंग, अपना भाई बहन कोई नजर आता है और आप उसको कहते हैं कि पापा को बोल दो कि अंकल आए हैं मिलने के लिए। और अगर उसने आपकी बात सुन के पापा को बुलाया, तो वो जो आपका सिबलिंग होगा, छोटा भाई बहन जो भी होगा, वो सेकेंड मैसेंजर के रूप में काम कर रहा है, आप रिसेप्टर के रूप में काम कर रहे हैं। आपके पापा के मित्र जो हैं वो खुद इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल के रूप में काम कर रहे हैं। और आपके पापा का आना ही क्या है, एक्टिविटी। तो घटनाक्रम क्या हुआ, इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल आए, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, इस बाइंडिंग की वजह से सेकंड मैसेंजर सक्रिय हुआ और सेकंड मैसेंजर के कारण एक्टिविटी जो होगी वो दिखाई पड़ने जा रही है विद इन द सेल। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है, इसी पूरे घटनाक्रम को हम लोग कहेंगे कि ये क्या होने जा रहा है, एक्सट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होने जा रहा है। और अब आप यहाँ से आ गए यूकैरियोटिक सेल पे। याद कीजिए विटेकर क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा था, तो विटेकर क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 5 बेसिस देखा था। 5 बेसिस देखा था। पहला बेसिस यही था कि सेल कैसा है, नेचर ऑफ सेल कैसा है, वेदर सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और वहाँ पे आपने ये कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स शुड बी प्लेस्ड इन मोनेरा। यूकैरियोटिक सेल अगर होंगे तो उनको हम लोग प्लेस करेंगे 4 अलग अलग किंगडम्स में। तो जो सबसे पहली बात हम लोग उठाने जा रहे हैं वो यही है कि यूकैरियोटिक सेल किन किंगडम के मेंबर्स में पाए जाएंगे। तो अदर देन मोनेरा, मोनेरा को अगर छोड़ दें तो मोनेरा के अतिरिक्त बाकी सारे किंगडम्स में ये पाए जाएंगे। वही बात यहाँ पे लिख दी गई है कि दे विल बी फाउंड इन मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमालिया एंड फंजाई। यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाया जाएगा, तो बहुत क्लियर टर्म में आपको कहा जा रहा है कि ये प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमालिया और फंजाई के मेंबर्स में होंगे। तो अगर एक लाइन आप याद रखें कि प्रोकैरियोटिक cells are found in members of Monera and all the 4 remaining kingdoms have eukaryotic organism, तब भी आपका काम निकल जाता है। तो आप ऐसे याद रखें या वैसे याद रखें, मामला बस यही है। अब रही बात कि यूकैरियोटिक सेल जो होगा वो यूकैरियोटिक सेल कैसा होने जा रहा है। तो वो जो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होगा, उस यूकैरियोटिक सेल को लेकर के अगर आप देखें देन यू विल फाइंड कि ये यूकैरियोटिक सेल जो होगा, ये यूकैरियोटिक सेल एक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई रचना होगी, उसके अंदर द स्पेस दैट इज एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑक्युपाइड बाय ए फ्लूइड। वो उसको एक फ्लूइड के द्वारा घेरा जाता है, वो फ्लूइड उसमें एक भरा हुआ रहेगा और उसी फ्लूइड को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज साइटोसोल। उस फ्लूइड को हम लोग कहेंगे कि ये साइटोसोल होगा। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति किसी भी तरह का कोई भी सेल हो होनी ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना किसी सेल की आप परिकल्पना कर ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल कंडीशन। Whether cell is prokaryotic or eukaryotic, irrespective of this fact, plasma membrane is bound to be there. Plasma membrane को वहां होना है, न का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। यदि आप इसको डायग्रामेटिकली देखें, एक सिंपल सा कोशिश करें की जाए कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप करें सेल के लिए, तो ये एक सिंपल सा सेल मैं बना देता हूं जस्ट टू कम्युनिकेट कि लोकेशन तमाम स्ट्रक्चर्स का, लोकेशन नहीं कहें, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओवरऑल लोकेशन क्या होगा। तो अगर ये प्लांट सेल है या फंगल सेल है, प्लांट सेल ही मानिए, तो आप वहाँ पे लेकर के देखिएगा कि वहाँ पे उपस्थित होने जा रहा है। बाहर की तरफ यू विल फाइंड कि देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पे इसका मैं कलर थोड़ा दूसरा कर दूँ,
ये बाहर जो रचना हमने बनाई दैट इज सेल वॉल। अभी जो मेम्ब्रेनस थिन डायनेमिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर जो ये रचना मैं ड्रॉ कर रहा हूं इट विल बी न्यूक्लियस। मैं दोबारा इस बात को बता दूंगा आपको। मेरे ख्याल से आप रचनाओं को पहचान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं तो फिर तुरंत हम लोग इस पे बातचीत करेंगे। ये एक मैं यूकैरियोटिक सेल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे स्ट्रक्चर्स आ गए हों, लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। इसको अगर लेवल में करूँ, जैसे ये बाहर जो रचना आपको दिख रही है ये बाहर, तो ये जो रचना है ये रचना सेल वॉल है। द स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। ये जो रचना होगी इस रचना को हम लोग कहेंगे कि ये क्या होने जा रहा है, तो इट विल बी नोन एज सेल वॉल। इसको आप कहेंगे कि ये सेल वॉल है। और इनर टू दिस वन, इससे अंदर वाली जो रचना होगी इस रचना को हम लोग कहेंगे कि दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही रचना जो होगी वो कहलाएगी कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर होगा यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, ये क्लोरोप्लास्ट होगा। ये जो रचना होगी इट विल बी बेसिकली नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इस रचना को हम लोग कहेंगे कि ये रचना जो है ये होने जा रहा है क्या चीज, वी रेफर दैट वन एज क्लोरोप्लास्ट। इस रचना को हम कहेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट। ये जो रचना होगी ये रचना कहलाएगी कि ये क्या है, वी रेफर दिस वन एज माइटोकॉन्ड्रियन। ये जो रचना होगा कोई माइक्रोबॉडी, इसे आप मान लीजिए कोई भी माइक्रोबॉडी आप ले सकते हैं। ये जो रचना होगी उसे ER कहेंगे आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रचना को गोल्जी बॉडी आप कहेंगे। ये जो रचना होगी वो वैक्यूल कहलाएगी। ये रचना वैक्यूल कहलाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहेंगे कि इट इज न्यूक्लियस, और इसके अंदर बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, और इन रचनाओं को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट स्ट्रक्चर एज क्रोमैटिन। इसके अतिरिक्त आप लेकर के देखिए, जैसे ये रचना में मान लूँ कि ये लाइसोसोम होने जा रहे हैं। ये रचना मान लेंगे कि लाइसोसोम होने जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को हमने बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस पर्पस ये नहीं है कि सेल दिखाया जाए कि क्या है। पर्पस ये है कि आपको एक आइडिया हो कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि देयर मे बी ए सेल वॉल। सेल वॉल हर जगह हो जरूरी नहीं है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा, जो रिप्रोडक्टिव प्लांट सेल होंगे वहां पे सेल वॉल नहीं होगा, तो सेल वॉल जरूरी नहीं है। अगर एनिमल सेल होता तो हम लोग सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते। तो यहाँ पे मैंने जैसे सेल वॉल बनाया, चूंकि मैं प्लांट सेल ड्रॉ कर रहा था, और प्लांट सेल इसलिए ड्रॉ किया जा रहा है ताकि प्लांट सेल वॉल को भी दिखाया जा सके। तो सेल वॉल वुड बी देयर, और सेल वॉल से अंदर आप देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होने जा रहा है। सेल वॉल से अंदर लेकर के देखेंगे देन यू विल फाइंड कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस सराउंड किया गया है दैट विल बी ऑक्युपाइड बाय ए फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड वुड बी देयर। और ये जो विस्कस फ्लूइड होगा, ये जो विस्कस फ्लूइड होगा, इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज, इसको हम लोग कहेंगे कि ये साइटोसोल है। इसे कहेंगे कि ये साइटोसोल है। आई एम रेफरिंग टू जस्ट द फ्लूइड पार्ट, तरल वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे कि साइटोसोल होने जा रहा है। एंड इन दिस साइटोसोल ए वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट टू कंट्रोल द कंप्लीट एक्टिविटी विद इन द सेल।
सेल के अंदर जो पूरी सक्रियता जो भी होगी दैट विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ दिस पार्टिकुलर न्यूक्लियस। आपके घर के तमाम एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, उनको आप कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियस है। अगर मम्मा आपकी करती हैं तो योर मदर इज न्यूक्लियस ऑफ योर होम। पापा अगर करते हैं तो ही वुड बी ट्रीटेड एज न्यूक्लियस ऑफ द होम। जैसे कहा जाए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में लेकर के देखें तो उस पार्टी में जो सबसे ताकतवर नेता होंगे वो उस पार्टी के न्यूक्लियस के रूप में होंगे। आई विल नॉट स्पेसिफाई द, नाइदर आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द पॉलिटिकल पार्टी नॉर इट्स न्यूक्लियस। आप आराम से पहचान सकते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा न्यूक्लियस होगा। यहां पे मैंने कहा कि जो सेल होगा उस सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी कंट्रोलिंग द एवरी एक्टिविटी विद इन द सेल, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस में बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको क्रोमेटिन फाइबर कहेंगे। एंड दिस क्रोमेटिन फाइबर्स, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे यही सेल डिवीजन के समय क्वाइल और कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएंगे। दे विल अंडरगो कंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। फिर उसके बाद आप इसमें आप यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इन रचनाओं को आप कह सकते हैं कि ये रचनाएं जो हैं वहाँ पे न्यूक्लियोलस के रूप में दिखाई पड़ेंगी, डार्कली स्टेट स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे आप लेकर के देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारा राइबोसोम भी होने जा रहा है। विल फाइंड ए नंबर ऑफ राइबोसोम्स, इसमें बहुत सारे आपको राइबोसोम्स भी दिखाई पड़ेंगे। यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ राइबोसोम्स बीइंग प्रेजेंट देयर। इसके अलावा मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, माइक्रोबॉडीज हो गया, एक वैक्यूल भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जो फ्लूइड पार्ट था दैट वाज न्यूक्लियस, दैट वाज साइटोसोल, और उस साइटोसोल के अंदर मैंने कहा कि वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर टू कंट्रोल एक्टिविटीज विद इन द सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स और न्यूक्लियोलस मैंने बताया। साइटोसोल हैज मेनी ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मीन्स वैसी रचना जिसका पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन होगा। Those structures which carry out particular function with a particular type of a structure, एक definite structure, एक पार्टिकुलर काम पूरा करने वाली रचनाएं जो होंगी उनको हम लोग कहेंगे कि वो ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी बॉडी हुए, ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ऑर्गेनेल्स हैं। और हमेशा इनके बारे में कहा जाएगा कि दे हैव ए डेफिनेट स्ट्रक्चर, उनका एक निश्चित स्ट्रक्चर होगा और उसके साथ साथ वो एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को कैरी आउट करेंगे। पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन उनका होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कि कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट या कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस हो सकती हैं जिनको हम लोग इंक्लूजन्स का नाम देंगे, उनको यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे और भी सेंट्रियोल हो सकता है जिसको मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, जो कि यूजुअली वो प्लांट सेल के अंदर नहीं दिखाई पड़ेगा। अब ये जो चर्चा अभी मैंने की कि जो यूकैरियोटिक सेल होगा उस यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड बी देयर। सर्टेन यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगा जैसे प्लांट सेल में होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो जगह घेरी जाएगी दैट स्पेस वुड बी ऑक्युपाइड बाय, उस जगह दैट स्पेस वुड बी ऑक्युपाइड बाय ए फ्लूइड नोन एज साइटोसोल। साइटोसोल विथ सो मेनी स्ट्रक्चर्स, उसमें न्यूक्लियस भी है, ऑर्गेनेल्स भी है और इंक्लूजन्स भी है। तो साइटोसोल तमाम स्ट्रक्चर्स के साथ साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तमाम स्ट्रक्चर्स के साथ जो उसके ऑर्गेनेल्स हैं उन ऑर्गेनेल्स के साथ उसे कहेंगे कि वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। और उसके साथ मैंने कहा कि उसके पास एक न्यूक्लियस भी होगा, एक नॉर्मली सामान्यतः एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। न्यूक्लियस वुड बी देयर, लेकिन न्यूक्लियस जो होगा वो एक ऐसी रचना होने जा रही है जो सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करने वाली रचना होगी। यहाँ पे एक बड़ा पॉपुलर सवाल रहा है स्कूल का, हालांकि आपके स्तर पे उसको आप कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अगर प्लांट और एनिमल सेल के बीच में फ़र्क आप लेकर के देखें तो प्लांट सेल कहिए, या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो भी ऑटोट्रॉफिक सेल होगा उसमें आपको सेल वॉल दिखेगा, हालांकि फंगल सेल में भी दिखेगा, फंगल सेल में भी दिखेगा, तो सेल वॉल इज देयर। और एनिमल सेल में सेल वॉल आपको नहीं दिखने जा रहा है। एक तो ये बात हो गई।
प्लांट सेल में प्लास्टिड्स दिखेंगे इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट, यहाँ नहीं होगा। वैक्यूल वुड बी ऑलवेज वेरी प्रोमिनेंट, बहुत प्रोमिनेंट वैक्यूल प्लांट सेल में दिखेगा। एनिमल सेल में प्रोमिनेंट वैक्यूल नहीं दिखेगा, मे बी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हो या फूड वैक्यूल हो। लेकिन सेंट्रियोल्स जिन्हें जो कि डिप्लोजोम बनाएंगे या सेंट्रोजोम बनाएंगे, ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होंगे और ये एनिमल सेल में होने जा रहे हैं। और यही बात आप यहाँ पे लेकर के देखिएगा कि यदि इसको अगर समराइज हम लोग करें तो यूकैरियोटिक सेल में बाहर की तरफ सेल वॉल हो सकता है, ये नहीं दिखेगा। मैंने अभी आपको कहा कि सेल वॉल वुड बी मिसिंग इन एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल में नहीं होंगे। और दूसरी बात मैंने आपको कही कि जो रिप्रोडक्टिव प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे वहां भी सेल वॉल नहीं होगा। एंड विद इन द सेल वॉल, या ऐसे कहें कि इनर टू सेल वॉल से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखेगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म होगा प्लस न्यूक्लियस होगा। साइटोप्लाज्म में मैंने कहा कि तरल वाला हिस्सा, फ्लूइड वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी साइटोसोल, और उसके अंदर डेफिनेटिव फंक्शन कैरी आउट करने वाले पार्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाने वाली रचनाएं होंगी जिनको ऑर्गेनेल्स कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये रचनाएं जो होंगी ऑर्गेनेल्स होंगी। इसके अलावा स्टोरेज या वेस्ट प्रोडक्ट होगा जिनको हम लोग इंक्लूजन के अंदर रखेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस, कई बार हमने कह दिया, ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर टू कंट्रोल इंटायर सेलुलर एक्टिविटी। तो ये ब्रॉड आउटलाइन हुआ सेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर का। अब बारी बारी से इन तमाम स्ट्रक्चर को लेकर के आपको चर्चा करनी होगी। आज यहीं पे हम लोग रुकते हैं और अगले दिन, डे आफ्टर टुमारो, फिर हम लोग इस पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कल के लेक्चर में हम लोग फिर मोनेरा पे चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने कहा डे आफ्टर टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट साइटोलॉजी, और उसमें फिर सेल वॉल ऑनवर्ड्स हम लोग बढ़ेंगे। जो लेक्चर अभी दिया गया वो मेरा ख्याल है कि आपने सुना होगा। एनसीईआरटी से इसमें जितनी बातें भी आती हैं उसको कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी से आप रिवाइज कर सकें, और फिर नेक्स्ट डे से अब वो चीज़ें आने लगेंगी जो कि आपका प्रायः पढ़ा हुआ होता है, तो अब आपके लिए रिलेट करना ईजियर होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।